हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एट जियोग्राफी का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर। स्टैंडर्ड एट जियोग्राफी का चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, दैट इज़ रिसोर्सेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर है कि वीडियो पूरा देखें। आधा वीडियो कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में आएगा, तो आधा आधा देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। इट्स बेटर टू watch the video whole and after that start a second part, right? Now let us start with our chapter, that is chapter 1, resources. Let us start with our paragraph. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना एंड राजू अपनी मम्मी को घर क्लीन करने में मदद कर रहे थे। तब उस टाइम पे मोना ने क्या कहा कि ये सब चीज़ें तो देखो, क्लोथ्स मतलब कपड़े, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फूड ग्रेन्स मतलब खाने पीने की, आटा दाल चीनी, कोम मतलब कंघी, दिस बॉटल ऑफ हनी शहद की बॉटल, बुक्स, ईच ऑफ दिस बुक्स किताबें, हर एक चीज़ का एक ना कोई यूज़ है, मोना ने ये कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा ने क्या कहा, इसी वजह से ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें है। दिस आर रिसोर्सेज। क्या कहा उसकी अम्मा ने? मोना ने जब ये कहा कि ये सब चीज़ें तो देखो, कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, शहद की बोतल, कोम, बुक, ये सब चीज़ें का हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ है। तो तब उसकी रिप्लाई में उसकी मम्मी ने कहा कि यस, इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दे आर द रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू को तुरंत ही क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। क्या रिप्लाई किया उसकी मम्मा ने कि एनीथिंग, हर ऐसी चीज़, हर कोई चीज़ जिसको हम यूज़ करके हम अपनी नीड्स, हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, उसे क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। एनीथिंग मतलब हर कोई चीज़, दैट कैन बी यूज जो यूज़ की जाए, टू सेटिस्फाई अ नीड मतलब ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए अगर कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है तो उसे रिसोर्स कहते हैं। उसकी मॉम ने रिप्लाई किया, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि लुक अराउंड यू, तुम अपने आसपास देखो और एनालाइज करो और देखो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कितनी सारी अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज है। द वाटर यू ड्रिंक, हम जो पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन अवर हाउस, हम जो बिजली यूज़ करते हैं हमारे घर के अंदर। रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा जो तुम स्कूल से आने के लिए यूज़ करते हो घर। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू रीड आर ऑल रिसोर्सेज, तुम जो टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, वो सब क्या चीज़ें हैं? रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए टेस्टी नाश्ता तैयार किया है, तो वो जो नाश्ते के अंदर उसने वेजिटेबल्स डाली है वो सब भी क्या है? जो यूज़ की गई है वेजिटेबल्स उसके अंदर, वो सब भी क्या है? एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कहा? पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब इन सब चीज़ों में कॉमन क्या होगा? इन सब चीज़ में सिमिलैरिटी क्या होगी? दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी। क्या कॉमन है इन सब चीज़ों में? कि ये सब चीज़ें कौन यूज़ करी है? तुमने यूज़ करी है, मतलब इंसान के थ्रू यूज़ की गई है ये सब चीज़ें, इसलिए हर एक चीज़ का यहाँ एक दे हैव यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उसका एक यूज़ है, उसकी एक उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी मतलब उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, क्या उससे यूज़ हो सकता है। यूजेबिलिटी मतलब कैसे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी, कोई भी चीज़ की एबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब उससे क्या हम नया यूज़ कर सकते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट की और सब्सटेंस का रिसोर्स बनाता है।
हाउ डज समथिंग बिकम्स रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू क्या जानना चाहता था कि रिसोर्स कैसे बनते हैं, हाउ समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। तो अम्मा ने क्या कहा, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि हर कोई चीज़ तभी ही रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू रहती है, उसका कोई मूल्य रहता है, उसकी कोई प्राइस रहती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, और उसका जो उपयोग है और उसकी जो यूटिलिटी है वो उसे अपनी वैल्यू तय करती है, उसका मूल्य तय करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ मूल्य है, कुछ ना कुछ कीमत है। वैल्यू मतलब कीमत। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब उसकी कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कोई कोई रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसों से तोले जाते हैं उसकी वैल्यू, और किसी किसी चीज़ ऐसी है जिसकी तुलना पैसों से नहीं की जाती है, पर वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी इतनी ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स, जो हम लोहा मेटल्स यूज़ करते हैं, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू तो है, क्यों? क्योंकि अगर ज़मीन से मेटल निकलता है तो स्टील, ये मेटल्स क्या होते हैं, स्टील है, आयरन है, जिंक है, फॉस्फरस है, जो अलग अलग जो मेटल्स है, ये मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर वो चीज़ इकोनॉमिक वैल्यू को मतलब उसकी तुलना पैसों से की जाती है, राइट। आप अगर कभी बर्तन की दुकान पे जाओगे तो आपको मेटल, जो स्टील का बर्तन है, वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा, तुमको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा, और फिर ही तुम्हें वो स्टील का कोई भी यूटेंसिल देगा। मतलब मेटल की भी इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट अगर आप खूबसूरत नज़ारा देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कहीं एकदम पहाड़ी इलाका मिल जाए जहाँ पानी बह रहा हो, माउंटेन्स है, रिवर्स है, पॉन्ड है छोटा सा वहाँ, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर उसकी भी वैल्यू तो है। भले उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, उसको देखने के लिए हमें पैसे नहीं लगते, पर वो चीज़ की भी वैल्यू तो है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है और दोनों चीज़ ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है। दोनों चीज़ों से हम इंसान संतुष्ट होते हैं। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother home remedy have no commercial value today, but if they are patent and sold by a medical firm tomorrow, they have become economically valuable. क्या कह रहे हैं कि some resources, कुछ ऐसे भी resources है जिसकी economical value नहीं होती, एक टाइम पे जिसकी economic value नहीं होती। कुछ ऐसे भी resources होते हैं कि जिसकी economic value एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होती। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमारी दादी कोई घर का नुस्खा बताए, मतलब कोई घर की रेमेडी, होम रेमेडी, कोई ऐसी मेडिसिन जो घर में से ही उसने आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करके बनाई हो, और तो वो चीज़ों से हमें पता है कि हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, बराबर है। पर अगर वो चीज़ अगर बाज़ार में बेचने जाए तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं है। पर अगर वही चीज़ अगर ग्रैंड मदर का वही होम रेमेडी, अगर वही चीज़ उसको पेटेंट करा दे मतलब पेटेंट का मतलब यहाँ दिया गया है ग्लोसरी में, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब अगर इसको लाइसेंस मिल जाए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको अप्रूव मिल जाए, पेटेंट मिल जाए, और उसे बेचने की इजाज़त मिल जाए, बेचने के लिए लाइसेंस मिल जाए, सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, तो वही चीज़ का एक पेटेंट बन गया, तो वो चीज़ क्या है, फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। मतलब अब तक जो दादी का नुस्खा आप जो घर पे यूज़ करते आ रहे थे और उससे आपको पता था कि ये हम लोग को ये चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, बट अगर वो चीज़ अगर आप बाज़ार में बेचने जाओगे तो तभी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, पर अगर कोई फर्म ने, कोई भी एक इंडस्ट्री ने, अगर एक कोई दवाई की फैक्ट्री है, दवाई की इंडस्ट्री है, उन्होंने अगर तुम्हारी दादी के नुस्खे को अपना लिया और उसको पेटेंट करवा लिया मतलब उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गवर्नमेंट के अंदर, और उसकी एक वैल्यू निकल के आई, तो फिर वही होम रेमेडी की वैल्यू आ जाएगी। फिर तुम अगर बाज़ार में वो चीज़ का एक जब लेबल लगा के बेचोगे, एक डब्बे में होएगा और जिसके ऊपर उसका वो नाम लिखा होगा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो लिखे होंगे, गवर्नमेंट का मार्क दिया होगा, तभी वही चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू
हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम, समय और टेक्नोलॉजी, जो हम नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी साधारण सी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए काम आते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, इट ग्लोसरी में दिया है साइड में, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अगर कोई भी नई चीज़, नया आइडिया, नया थॉट, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको एप्लीकेबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर कोई स्किल या ऐसी कोई तुम्हारे में हुनर हो, उसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो क्या दिया गया है कि बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों चीज़, टाइम और टेक्नोलॉजी, दोनों किससे रिलेट करता है? इंसान की ज़रूरत, नीड्स ऑफ ए पीपल। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। हम जो इंडिविजुअल, इंसान खुद एक रिसोर्सेज, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स क्यों है? हम इंसान रिसोर्स क्यों है? यहाँ दिया गया है कि रिसोर्स क्यों है हम इंसान। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या दिया गया था? उसकी अम्मा, राजू की अम्मा ने क्या सिखाया था? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप यूज़ कर सको, जिसकी एक यूटिलिटी हो, ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर, तुम्हारे एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको तुम यूज़ कर सको, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। तो हम एक इंसान दूसरे इंसान को भी एक रिसोर्स कैसे कह सकते हैं? कि समझो आपकी एक फैक्ट्री हो, आपके पापा की एक फैक्ट्री है, आपके पापा के अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके अंडर बहुत सारे प्यून काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि आपके पापा के लिए वो जो प्यून है, वो जो वर्कर्स है, वो पापा के लिए क्या हो गया? वो एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं। पापा उनसे काम निकलवा रहे हैं ना, कंपनी से, कंपनी उनको काम देकर उनसे काम निकलवा रही है। तो इंसान भी एक रिसोर्स का एक हिस्सा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भी एक रिसोर्स है। जैसे कि मैं, फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज़ द स्कूल, दिस इज़ योर प्रगति इंटरनेशनल स्कूल, राइट। यहाँ हमारे प्रिंसिपल ने मुझे अपॉइंट किया है एज अ टीचर। आई एम अ ह्यूमन बींग, बट फॉर यू आई एम द रिसोर्स, बिकॉज मेरे थ्रू तुम सबको नॉलेज मिल रही है। तो मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ, मतलब मेरा भी कोई यूज़ है, मेरी कोई यूटिलिटी है, मेरी कोई वैल्यू है। और वैल्यू मेरी क्या है कि मैं अगर यहाँ तुमको टीच कर रही हूँ तो इन एवर्स, इन रिटर्न आई एम गेटिंग माई सैलरी, राइट। तो एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बींग इज़ अ रिसोर्स, राइट, इम्पॉर्टेंट। आप हर कोई जगह, हर कोई जन एक दूसरे के लिए रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड्स टू अ क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और जो इंसान है वो सबसे बड़ा रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इंसान अपनी आइडिया से, अपनी नॉलेज से, अपनी आइडिया से, अपनी बुद्धि, नॉलेज, जो उसके अंदर ज्ञान है, उससे इन्वेंशन, जो उसने इन्वेंशंस किए हैं, उसकी वजह से डिस्कवरी की है, जो उन्होंने खोज करी है, उसी चीज़ की वजह से अलग अलग रिसोर्स को क्रिएट किया गया है, रिसोर्स बनाए गए हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन या एक डिस्कवरी लीड्स टू मैनी अदर discoveries. The discovery of fire lead to the practice of cooking and the other processes, while the invention of wheel ultimately result in the development of a newer mode of transport. The technology to create hydroelectricity has turned the energy in the fast flowing water into an important resource. क्या कि हर डिस्कवरी, हर कोई आधुनिक डिस्कवरी या हर कोई इन्वेंशन, जो आप डिस्कवरी मतलब अगर कोई चीज़ नेचर के अंदर है, उसको हमको वो चीज़ को पहचानना और उसकी डिस्कवरी, इन्वेंशन, नई नई आधुनिकता, उसकी वजह से हर एक चीज़ के एक इन्वेंशन से बाकी दूसरे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है। जैसे कि एग्जांपल है कि जब हमें आग के बारे में पता चला, डिस्कवरी ऑफ फायर, जब हमें पता चला था अर्लियर टाइम्स के अंदर, जब हमारे स्टोन एज के टाइम पर, कि हमें पता चला था कि दो पत्थर को घिसने से आग निकलती है, एक स्पार्कल निकलता है, फायर है। तो आग निकलने की डिस्कवरी से अब हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि कुकिंग, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, मतलब हम खाना बनाते हैं। और खाना किससे बनता है? हीट।
आग से बनता है, फायर से बनता है, एंड अदर प्रोसेसेस। वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अगर जब उस टाइम पे व्हील्स का इन्वेंशन किया गया था, तो जो व्हील्स मतलब पहिए के इन्वेंशन से आज हमें क्या आइडिया है कि अगर पहिया एक जगह से दूसरी जगह चीज़ ले जाने के लिए काम आ रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हील ही काम आएगा। तो जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन्स है, बस है, बाइक्स है, साइकिल्स है, तो ये सब के अंदर यूज़ क्या हो रहा है, व्हील्स यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हर बार कुछ ना कुछ नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मोड, जो चीज़ें हैं जो यूज़ होती है, वो इन्वेंशन किससे हुआ, व्हील से हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के बहाव की वजह से प्रोड्यूस की गई हो। इलेक्ट्रिसिटी किससे ही प्रोड्यूस होती है मोस्टली, तो जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किससे जनरेट होती है कि कोल से, जो कोलसा कहवाई जेने, कोल से, एंड पेट्रोलियम, जो अलग अलग जगह जो मिनरल्स है उससे। बट एक बहते हुए पानी के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो एक सिर्फ इंसान कर सकता है। वो आइडिया सिर्फ एक इंसान ला सकता है कि द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहते हुए पानी, जो ओशन के अंदर, सी के अंदर जो बहुत बड़े बड़े प्रमाण से जब वेव्स आती है जब डैम्स के अंदर, तब जो उसकी जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर मतलब जो पानी जो तेज़ बहाव में जा रहा है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन से हैं, तो जनरली रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये चीज़ आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ी होगी। आपका जो स्टैंडर्ड 7th का फर्स्ट चैप्टर है वो इजी चीज़ पे डिपेंड करता है, डेट इज़ एनवायरनमेंट चैप्टर। और आपने उसमें भी देखा होगा कि जो रिसोर्सेज है वो 3 तरह के होते हैं, ह्यूमन, नेचुरल और ह्यूमन मेड। ना व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ भी एक डिटेल में देख लेते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलती है, जो डायरेक्ट हमें कुदरत से मिलती है, जो भगवान की देन है उससे मिलती है, और जिसे यूज़ करने के अंदर हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब उसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। मॉडिफिकेशन करना मतलब ज़्यादा बदलाव लाना। तो ऐसे रिसोर्सेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जस्ट नोट दिस थिंग, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। ऐसे resources जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा बदलाव न किए गए हो, और वैसे resources जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल resources। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम लेते हैं, हवा जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो चीज़। द वाटर इन अवर रिवर एंड लेक, जो नदियों में पानी बह रहा है वो पानी। The soil, मिट्टी, minerals are all natural resources. Many of these resources are the free gift of nature. Many of these, ये सारे resources है, जो हवा, पानी, ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है, ये सब चीज़ तो क्या किसकी देन है, भगवान की देन है, और उसका कोई पैसे नहीं ले रहा है, उसका कोई फ्री गिफ्ट है, नेचर की तरफ से हमको फ्री गिफ्ट है, हम ह्यूमन बींग्स को फ्री गिफ्ट है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और वो चीज़ें डायरेक्टली यूज़ हो सकती है। हवा के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि हमें हवा के लिए अलग से कोई एक प्लांट बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें हवा मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। हवा तो हमें नॉर्मली भी मिलती है और वो फ्री गिफ्ट है, कभी वो हवा ख़त्म नहीं होने वाली है, राइट। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मे बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। पर कभी कभी ऐसे थोड़े केसेस होते हैं कि जब हमें टूल्स, वेपन्स मतलब हथियार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बेस्ट वे में लाने के लिए। बेस्ट वे में लाने के लिए मतलब वो तो होती भगवान की देन ही है, पर उसको अच्छे से उभार कर वो चीज़ को ह्यूमन कंज्यूम करे, ऐसा करने के लिए भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लगती है। तो वो उसके अंदर क्लासीफाई किया गया है कि
natural resources are classified into the different group depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. द नेचुरल रिसोर्सेज किसके अंदर और ज़्यादा क्लासीफाइड किए गए हैं कि नेचुरल रिसोर्स आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब उसे कितना डेवलप किया गया है, यूज़ किया गया है, उसका ओरिजिन क्या है, कितना स्टॉक है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स मतलब जो भगवान की देन है, जो ऑलरेडी कुदरत के अंदर है, नेचर के अंदर ऑलरेडी है, उसको भी अलग अलग चीज़ के अंदर क्लासीफाइड किया गया है. जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड द पोटेंशियल रिसोर्स. यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है और उसे कैसे डेवलप करना है अच्छे वे में, इसी वजह से उसके अंदर और दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. तो हम देखिए कि व्हाट इज़ एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन. These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and the petroleum in the West Asia, the dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resource. क्या कहा गया है कि एक्चुअल रिसोर्स क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा, जिसकी मतलब कितनी क्वांटिटी में है वो हमें पता है कि अगर ये जो चीज़ है, ये जो रिसोर्स है, ये भले नेचुरल रिसोर्स है पर इसकी जो मात्रा है वो हमें पता है. उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट में है वो चीज़, उसकी जो क्वांटिटी है उसके बारे में हमें पता है. तो क्या कहा गया है कि एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. दिस रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट. और वो रिसोर्स अभी फ़िलहाल यूज़ किए जा रहे हैं. जैसे कि द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, रू रीजन जर्मनी का एक रीजन है जिसका नाम है रू रीजन. वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर से क्या निकल रहा है, कोल निकल रहा है. रिच डिपॉजिट ऑफ कोल. कोल मतलब कोयला, जो कोल होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में वो सब चीज़ों में काम लगता है, कोल. और एंड पेट्रोलियम, जो पेट्रोल हमें डीजल है, कैरोसिन है, जो मिनरल, जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, वो सब जो मिलता है वो वेस्टर्न एशिया में, उसकी हमें क्वांटिटी पता है कि ये चीज़ यहाँ इतने प्रमाण में है. द डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स कैसे कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट present, this resources can be used in future. पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं कि जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है अभी तक, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा हमें पता नहीं है और वो अभी यूज़ नहीं हो रहे. दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल एट प्रेजेंट. अभी हाल के अंदर वो चीज़, प्रेजेंट के अंदर वो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है. दिस रिसोर्स कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, पर उसका यूज़ फ्यूचर में हो सकता है. इसी वजह से वो जो चीज़ें उसके ऊपर स्टडी की जाती है. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्स. मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी जो अभी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, अभी जो फ़िलहाल जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो शायद अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर इतनी भी एडवांस नहीं है, इतनी भी आधुनिक नहीं है, जिसकी वजह से हम वो जो रिसोर्स है जिसकी क्वांटिटी तो हमें अभी तक पता नहीं है पर फ्यूचर में वो चीज़ काम लग सकती है, उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है. और इसी वजह से वो जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी लैक कर रही है. मतलब उसके अंदर भी कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर फ्यूचर में वो चीज़ें डेफिनेटली यूज़ कर सकेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जांपल फॉर द पोटेंशियल रिसोर्स. लद्दाख के अंदर यूरेनियम जो एक मिनरल है वो मिला है, जिसके बारे में दिया गया है कि द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स. लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम मिनरल फाउंड हुआ है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जो फ्यूचर में तो काम आ सकता है.
फ्यूचर में उसके शायद यूज़ हो गए, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके वजह से हम उसे यूज़ कर सकें। हाई स्पीड विंड वेर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो। हाई स्पीड विंड जो बहुत ज़ोर से हाई स्पीड में जो हवा बहती है, वो एक टाइम पर एक टाइम दो आज से 200 ईयर्स अगो 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड है वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्सेज था, वो भी एक क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेज। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, बट आज वो एक्चुअल रिसोर्स है। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नेदरलैंड। यू विल फाइंड सम इन द नागरकोइल इन द तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। मतलब जो हवा है, हम इंसानों ने, ह्यूमन ने हर चीज़ के अंदर से कुछ ना कुछ उपयोग निकाला है, कुछ ना कुछ रिसोर्स यूटिलिटी निकाली है। जैसे कि बहते हुए पानी के अंदर से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की, तो वैसे ही जो तेज़ हवा का प्रवाह था, जब तेज़ हवा होती है उससे भी हमने एक एनर्जी प्रोड्यूस की, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। कि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर के अंदर विंड मिल्स दिए गए। आपने कई बार अगर आप ट्रैवल कर रहे होगे गुजरात के अंदर या तमिलनाडु के अंदर, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी विंड मिल्स ऐसे फैंस जैसे लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड के अंदर, बड़े बड़े अलग अलग डिस्टेंस पे ये लगे रहते हैं। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हवा का बहाव होता है वैसे वैसे ये घूमते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं एक्चुअल उस टाइम के अंदर, एक्चुअल के टाइम के अंदर। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्स कैन बी बायोटिक एबायोटिक। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उसके ओरिजिन मतलब वो चीज़ कहाँ से निकली है, कहाँ से कहाँ से आई है वो चीज़। नेचुरल रिसोर्स तो सही, नेचुरल रिसोर्स तो कुदरत की बनाई हुई, भगवान की दी देन है, तो वो कहाँ से कौन सी चीज़ है जो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक, वो भी क्या है, दो तरह के अंदर बट चुके हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग वाइल एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। जैसे कि अभी ये बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स क्या है, तो उसका एग्जांपल देखते हैं कि सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आर एबायोटिक। मतलब उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर वो नॉन लिविंग थिंग्स है, पर उसका भी कोई यूज़ है। मट्टी, रॉक मतलब पत्थर और मिनरल्स वो है तो एबायोटिक, उसके अंदर जान तो नहीं है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, पर फिर भी वो काम के है। और एबायोटिक जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके अंदर लाइफ तो है, पर वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है, ब्रॉडली कैटेगराइज मतलब दो चीज़ के अंदर बंटवारा गया है, गिरे वो जिसका नाम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। थैंक यू।